नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण की जो सीरीज़ चल रही है उसके आज के वीडियो में हम लोग सितंबर 2022 की जो मैगजीन है उसको कवर करेंगे। इस पूरे बुक के निचोड़ को हम लोग 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सॉल्व करेंगे और फिर जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ हम लोग एक्सप्लानेशन का यूज करेंगे, डाटा का यूज करेंगे, चार्ट का यूज करेंगे। और एक बार आपने ये 100 एमसीक्यू की जो वीडियो है आपने देख ली तो इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस बुक्स में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको सिलेक्ट करके आपके लिए एमसीक्यू के रूप में ये वीडियो लाया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा। आगामी जो परीक्षा होने वाली है, खासकर बीपीएससी की या फिर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, एसएससी, बैंक, इन सारी ही परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आगे पढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि इस चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण की जो हर महीने की जो वीडियो है अपलोड किया जा चुका है। आप लोग उसे इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। हम लोग जिन जिन टॉपिक को कवर करेंगे, अगर आपने प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन देखी होगी तो पार्ट वाइज उसमें दिया रहता है राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिक घटनाक्रम, प्रमुख नियुक्तियाँ। इस महीने में जो प्रमुख नियुक्तियाँ हो गई उससे संबंधित, इस महीने में जो पुरस्कार सम्मान दिए गए वो होंगे, महत्वपूर्ण दिवस अगर कोई है तो हम लोग उसको देखेंगे। फिर पुस्तकें होंगी, ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन, महोत्सव या कोई दुर्घटना हो गई है उससे फैक्ट्स बनते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग देखेंगे। फिर खेल कूद से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे और फिर अंत में मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न सीरीज और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2022 को झारखंड में कहां डोमेस्टिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? ऑप्शन है आपके सामने रांची, देवघर, धनबाद या जमशेदपुर। तो काफ़ी चर्चा में भी रहा था देवघर, जिसको हम लोग बाबा धाम भी बोलते हैं। देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में डोमेस्टिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और यह जो है झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट होगा। इससे पहले रांची में ऑलरेडी एक एयरपोर्ट है, तो रांची के बाद देवघर में। ठीक है, अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, परमाणु ऊर्जा उत्पाद में उपयोग होने वाले किस तत्व की प्रचुर मात्रा प्राकृतिक रूप से राजस्थान में प्राप्त हुई है? ऑप्शन है आपके सामने थोरियम, कोबाल्ट, यूरेनियम या ड्यूटेरियम। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, यूरेनियम। और यह कहाँ प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान के सीकर जिले में रोहिला में 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 12 मिलियन टन यूरेनियम के भंडार का पता लगा है। जल्द ही यहाँ पे खनन भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी खोज कहा जा सकता है, क्योंकि भारत में थोरियम तो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन जो डायरेक्ट परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए जो यूरेनियम है उसकी कमी है और ये हम लोग विदेशों से मंगवाते हैं, तब जाके यहाँ पे परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो एक बहुत बड़ी खोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में गठित पैनल ने अपनी रिपोर्ट 5 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की? ऑप्शन है आपके सामने पीपी के रामाचौरालू, दीपक कपूर, अनिल बैजल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, पीपी के रामचौरालू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ने 12 जुलाई 2022 को भारत में विकसित पहले सर्वाइकल कैंसर रोधी टीके के विनिर्माण किया है। किस टीके का विनिर्माण किया है? ऑप्शन है आपके सामने PQHB, QHVY, QHPV या QHVN। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, QHPV, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल ह्यूमन पैपिलोमावायरस वैक्सीन। और इसकी जो है ये सर्वाइकल कैंसर से संबंधित टीका है जिसका विनिर्माण भारत में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे सूक्ष्म पथरीले उल्कापिंडों इत्यादि से सुरक्षित करने के लिए किस प्रणाली का शुभारंभ 11 जुलाई 2022 को किया है? तो ऑप्शन है ISS-4OM, SSIOM, IS-4OM या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों IS-4OM। IS मतलब आई, मतलब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इसरो, और S4 यानी S जो है 4 बार आएगा, इसरो सिस्टम फॉर सेल एंड सस्टेनेबल स्पेस, और OM का हो जाएगा ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, IS-4OM।
इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। तो इस प्रणाली का शुभारंभ इसरो ने 11 जुलाई 2022 को किया है और इसका मुख्य काम क्या है, जो अंतरिक्ष में उल्कापिंड, जो सूक्ष्म जो पथरीले उल्कापिंड होते हैं उनसे अपने उपग्रहों को सुरक्षित करने के लिए इसरो ने यह प्रणाली विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के पद पर निर्मित श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की कौन सी राष्ट्रपति है? 15वीं राष्ट्रपति है, 16वीं राष्ट्रपति है, 13वीं राष्ट्रपति है या 14वीं राष्ट्रपति है? तो राष्ट्रपति का चुनाव 16वां था, लेकिन जो द्रौपदी मुर्मू है वह देश की 15वीं राष्ट्रपति है। आपको याद होगा दोस्तों, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, वह 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। इसलिए यह क्यों 16वां चुनाव है राष्ट्रपति का और 15वीं राष्ट्रपति है देश की द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या था चुनाव, कैसे हुआ इस चुनाव के बारे में। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई 2022 को 16वीं चुनाव संपन्न हुई, जिसमें भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए के उम्मीदवार जो है 64 वर्षीय, ये आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती है, आदिवासी समुदाय से चुने जानी देश की प्रथम राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त विपक्ष के साझा उम्मीदवार जो है यशवंत सिन्हा को भारी बहुमत से हराया। राष्ट्रपति पद के लिए यद्यपि यह 16वां चुनाव था, तथापि राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाली वह द्रौपदी मुर्मू देश की संसद की देश की 15वीं व्यक्ति है। यहाँ पे ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार इस पद पर निर्वाचित हुए थे और केंद्रीय कक्ष में इन्होंने संसद के, यहाँ पे ये हो गया, संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण लिया। राष्ट्रपति के पद पर इन्होंने शपथ ग्रहण लिया। और आपको पता होगा देश के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और कुल जो इनको मत पड़े थे वो 64.03% जो मत है श्रीमती मुर्मू को पड़े थे और यशवंत सिन्हा को 35.97% वोट पड़े थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कितने प्रतिशत मत उन्हें पड़े थे? लगभग 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 6 जुलाई को राष्ट्रपति ने कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में किया? देखिए दोस्तों, 6 जुलाई की बात हो रही है और ये राष्ट्रपति की शपथ ली है मुर्मू ने, द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को, तो 6 जुलाई को रामनाथ कोविंद ही देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो उन्होंने, आप सभी को पता होगा राज्यसभा में 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से। तो कई सारे पद इसमें खाली थे, तो राष्ट्रपति ने कितने सदस्यों का मनोनयन किया है? 12, 5, 4 या 3? तो सही उत्तर है दोस्तों 4। और इन 4 सदस्य कौन कौन से हैं? पीटी उषा जो कि धाविका है, इलैया राजा जो कि संगीतकार है, वी विजेंद्र प्रसाद गारू जो कि कहानीकार एवं फिल्म निर्देशक है, तथा चौथे व्यक्ति हैं वीरेंद्र हेगड़े जो कि धर्म गुरु हैं। राज्यसभा के मनोनयन के जरिए भरी जाने वाली 12 सीटों में से 7 सीटें अप्रैल 2022 से रिक्त चली आ रही थी और इनमें 4 सीटों पर सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति ने किया है। अभी भी 3 सीटें खाली है, रिक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किनका मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए किया गया है? पीटी उषा ये भी सही है, इलैया राजा ये भी सही है, बी विजेंद्र प्रसाद गारू ये भी सही है, या विजेंद्र हेगड़े ये भी सही है। तो चारों ही सही है, इन चारों का ही मनोनयन राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए किया है। तो उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन ई हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए जारी किया जाने वाला इंडिया रैंकिंग 2022 में ओवरऑल श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो हायर सेकेंडरी उच्च शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित हर साल यह रैंकिंग जारी की जाती है। तो आपको ऑप्शन में आपको देखना है कि ओवरऑल कैटेगरी में किस इंस्टीट्यूट को प्रथम स्थान दिया गया है? आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, या आईआईटी बेंगलुरु, या आईआईटी बॉम्बे। 4 ऑप्शन है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को ओवरऑल रैंकिंग में सर्वोच्च प्रथम स्थान दिया गया है इंडिया रैंकिंग 2022 में। और ये रैंकिंग किससे संबंधित है? हायर एजुकेशन से रिलेटेड। देख लेते हैं इंडिया रैंकिंग क्या है। विभिन्न श्रेणियों के उच्च शैक्षणिक संस्थानों की वर्ष 2022 की जो अखिल भारतीय रैंकिंग है वो 15 जुलाई 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई। तो यह रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों की ऐसी रैंकिंग विगत 7 वर्षों से जारी कराई जाती है। एक कंपटीशन की भावना आती है और स्टूडेंट के सामने भी एक इस रैंकिंग के थ्रू पता चल जाता है कि किस इंस्टीट्यूशन की जो रैंकिंग है वो क्या है।
इंडिया रैंकिंग 2022 नाम से यह रैंकिंग मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जो है मंत्रालय की, शिक्षा मंत्रालय की एक ये है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके तहत 11 श्रेणियों में प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। 11 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है और ही 11 श्रेणियों में से एक होता है ओवरऑल, यानी सबको मिला के, सारे इंस्टीट्यूट को मिला के ओवरऑल किसकी रैंकिंग टॉप पर है, तो वह है IIT मद्रास। अब हम लोग देख लेते हैं 11 जो श्रेणी है वो उसमें कौन कौन से श्रेणी में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। एक हो गया ओवरऑल, मीन्स सारे इंस्टीट्यूशन को मिला के ओवरऑल रैंकिंग किसकी अच्छी है, तो ओवरऑल में है IIT मद्रास। और बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड किसे मिला है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर IISc बेंगलुरु को बेस्ट यूनिवर्सिटी का पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार दिया गया है। और बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, तो ये भी है IIT मद्रास। ओवरऑल में भी IIT मद्रास और बेस्ट इंजीनियरिंग में भी IIT मद्रास को ही प्रथम स्थान दिया गया है। बेस्ट मैनेजमेंट कौन सा है, बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। और बेस्ट कॉलेज कौन है, इंडिया रैंकिंग 2022 में बेस्ट कॉलेज किसे चुना गया है, तो दिल्ली का मिरांडा हाउस, पिछले साल भी यह प्रथम रैंकिंग पर था और इस वर्ष भी दिल्ली का मिरांडा हाउस कॉलेज जो है वो प्रथम स्थान है। फार्मेसी के रूप में बेस्ट फार्मेसी इंस्टीट्यूट कौन है, तो जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली का इंस्टीट्यूट है, ये बेस्ट फार्मेसी इंस्टीट्यूट है। बेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन से हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, एम्स जो दिल्ली का है वो मेडिकल के क्षेत्र में बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में। और आर्किटेक्चर के रूप में बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो IIT रुड़की। और लॉ में बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन है, तो नेशनल लॉ स्कूल, यहाँ पे CHOOL होगा, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का यह यूनिवर्सिटी है जो लॉ से रिलेटेड है, यह इंडिया का बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट है। और बेस्ट डेंटल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, तो सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंस जो कि चेन्नई में है, यह बेस्ट डेंटल है। और 11वां जो क्षेत्र है वो है रिसर्च से, बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन है इंडिया का, इंडिया रैंकिंग 2022 में, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को 2 क्षेत्रों में टॉप दिया गया है, एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में भी IISc बेंगलुरु और बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी IISc बेंगलुरु। उसी तरह हम लोग IIT मद्रास को भी कैटेगरी वाइज कर सकते हैं याद करने के लिए। बेस्ट इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी IIT मद्रास और ओवरऑल कैटेगरी में भी IIT मद्रास को टॉप रैंकिंग मिली है। आप इसको 1 से 2 बार देखिएगा, शुरू के एक ओवरऑल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कॉलेज हो गया और रिसर्च वाला, ये टॉप 5 आप याद रखिएगा, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे हम यहाँ पे एक एक करके MCQ करा देंगे। इंडिया रैंकिंग 2022 के, और इंडिया रैंकिंग कौन जारी करता है, तो भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा NIRF। इंडिया रैंकिंग 2022 के यूनिवर्सिटी वर्ग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो प्रथम रैंकिंग दी गई है यूनिवर्सिटी वर्ग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, सॉरी यहाँ पे यूनिवर्सिटी वर्ग में बेंगलुरु को दिया गया ना। बेस्ट यूनिवर्सिटी का जो खिताब दिया गया है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु को मिला है। ठीक, यहाँ गलती से IIT मद्रास हो गया है। बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु। ठीक है, बी आंसर सही होगा, गलती से मैंने IIT मद्रास पे टिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंकिंग 2022 के विश्वविद्यालय, थोड़ा सा हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन होगा, यहाँ पे क्वेश्चन होगा बेस्ट जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मद्रास है, यहाँ क्वेश्चन ही है बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, गलती से यहाँ पे बेस्ट, आप याद रखिएगा बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज मद्रास। और बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो IISc बेंगलुरु। थोड़ा आंसर टिक करने में, क्वेश्चन बनाने में यहाँ पे थोड़ी भी गड़बड़ी होगी, बाकी आप चार्ट में आपको सबको याद होगा। इंडिया रैंकिंग 2022 में किस कॉलेज को कॉलेज श्रेणी में शीर्ष स्थान दिया गया है, तो कॉलेज श्रेणी में हमने देखा था मिरांडा हाउस दिल्ली का बेस्ट कॉलेज का अवार्ड इसे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंकिंग 2022 द्वारा जारी सूची में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट संस्थान IIM अहमदाबाद सही है, सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली ये भी सही है, सर्वश्रेष्ठ फार्मेसी जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली ये भी सही है, और बेस्ट मेडिकल संस्थान कौन है, तो एम्स दिल्ली ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन ई इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया रैंकिंग 2022 द्वारा जारी सूची में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, बेस्ट
आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट, तो आईआईटी रुड़की सही है। बेस्ट लॉ कॉलेज कौन सा है, तो NLSIU बेंगलुरु, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ डेंटल इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंस चेन्नई का जो है ये सही है। और सर्वश्रेष्ठ रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो IISc बेंगलुरु, ये भी सही है, हमने देखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो IISc बेंगलुरु बेस्ट यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में और बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के कैटेगरी में टॉप रैंकिंग पे है। और वही उसी तरह अगर हम ओवरऑल रैंकिंग में देखें तो IIT मद्रास और बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में भी मद्रास टॉप पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल सितंबर 2022 में किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे, गोवा, केरल, गुजरात या झारखंड, तो सही उत्तर है दोस्तों गुजरात। पिछला 35वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था वो 2015 में ही केरल में हुआ था, उसके बाद 16 में गोवा में होना था, लेकिन राज्य सरकार असमर्था के कारण वह हो नहीं सका। और 2020 और 21 में 2 बार कोरोना के कारण राष्ट्रीय खेल को टाला जा चुका है। अब जो है 16वां लगभग 7 सालों के बाद गुजरात में आयोजित किया जाएगा 16वां नेशनल गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जुलाई 2022 को भारत में कोविड-19 टीकाकरण के मामले में कितनी खुराक के स्तर को पार कर लिया है, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, तो सही उत्तर है दोस्तों 17 जुलाई को भारत ने कोविड टीकाकरण के मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की और 2000 करोड़ का टीका जो है वह दे दिए गए हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर के साथ साथ अब गोमूत्र भी खरीदने की घोषणा की है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या गुजरात, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की घोषणा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2022 में ही गोधन न्याय योजना शुरू की गई थी और जिसके तहत गाय के गोबर को जो खरीदा जाता था और प्रति गोबर पर 2 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से यह खरीदा जाता था। और हाल ही में राज्य सरकार ने घोषणा की है कि गोबर के साथ साथ अब गौमूत्र, गाय का जो मूत्र भी है, इसे भी अब खरीदा जाएगा। हाल ही में 35 वर्ष की सेवा के पश्चात देश के किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया है, INS सिंधुवीर, INS सिंधुध्वज, INS कावेरी, INS कलवर, तो INS सिंधुध्वज को 35 वर्ष की सेवा के पश्चात विशाखापट्टनम में आयोजित एक समारोह में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विगत वर्ष यानी 2022 में कितने लोगों ने भारत की नागरिकता त्याग कर विदेशी नागरिकता प्राप्त की, तो एक आंकड़े के अनुसार यह पता चला है कि लगभग 1.63 करोड़ लोगों ने विगत वर्ष यानी 2021 में भारत की नागरिकता त्याग करके विदेशों की नागरिकता प्राप्त की। और इसमें सर्वाधिक जो भारतीय जाकर कहां बसे, तो अमेरिका में। तो गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, संसद में एक रिपोर्ट गृह मंत्री ने प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार कहा गया है कि 2015 से 2021 का जो बीते 7 सालों के दौरान 9.24 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता त्यागी है और दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण की है। और उसी के दौरान, इन 7 सालों के दौरान जो पिछला साल था 2021 का जो साल था, इसमें रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा लोग भारत की जो नागरिकता है वो त्याग किए हैं और लगभग 1.63 लाख लोगों ने विदेशी नागरिकता प्राप्त की। और इन 7 सालों के दौरान सर्वाधिक भारतीय नागरिक किस देश में जा से बसे, तो अमेरिका उसमें टॉप पे है। ठीक है, 20वां प्रश्न, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए विवाह करने के मामले में भगवंत सिंह मान देश के कौन से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, दूसरे मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री, तीसरे मुख्यमंत्री, चौथे मुख्यमंत्री, तो यह तीसरे मुख्यमंत्री। इनसे पहले भी 2 मुख्यमंत्रियों ने मुख्यमंत्री रहते हुए शादी की थी, काफी चर्चा में भी रहा था इनका विवाह। नेक्स्ट अप क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा सौंपी गई सूची के अनुसार कितने भारतीय पाकिस्तानी जेलों में बंद है, तो 682, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 682 भारतीय पाकिस्तानी जेलों में बंद है। और हर साल, जो अभी हम लोग देख लेते हैं, व्याख्या में समझ लेते हैं ये सूची कब और क्यों जारी की जाती है। 31 मई 2018 को एक समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच संपन्न हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि साल में 2 बार भारत पाकिस्तान के कैदियों का और पाकिस्तान भारत के कैदियों के सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचियों का आदान प्रदान करेगा। और यह 1 जनवरी और 1 जुलाई को साल में 2 बार आयोजित की जाती है ऐसी सूचनाओं का आदान प्रदान। और 1 जुलाई को जो वर्तमान 2022 में सौंपी गई सूची के अनुसार 682 जो भारतीय हैं वह पाकिस्तानी जेलों में बंद है। और इन 682 भारतीयों में 633 तो मछुआरे ही हैं और 49 आम नागरिक है। 633 मछुआरे और 49 आम नागरिक। उसी तरह भारत ने भी एक सूची दी है पाकिस्तान को, और उसमें पता चला है कि 404 जो पाकिस्तानी हैं
वो भारतीय जेलों में बंद है। और इन 404 पाकिस्तानियों में 95 मछुआरे हैं और आम नागरिक 309 है। तो 682 भारतीय पाकिस्तानी जेलों में और 404 पाकिस्तानी भारतीय जेलों में बंद है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा सौंपी गई सूची के अनुसार कितने पाकिस्तानी भारतीय जेलों में बंद है? तो 404 पाकिस्तानी भारतीय जेलों में और 682 भारतीय पाकिस्तानी जेलों में बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीषण राजनीतिक आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो हमने देखा पिछले दिनों वहाँ पे गृह युद्ध की समस्या आ गई थी और लोगों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था, और जिसके चलते वहाँ के जो वर्तमान गोटाबाया राजपक्षे थे वो भाग गए, देश छोड़ के भाग गए, और उनके स्थान पर देश के नए राष्ट्रपति चुना गया रणिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका की। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से एक त्यागपत्र दे दिया? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा। हाल फिलहाल में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, और ये ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जुलाई 2019 में संसदीय चुनाव में इन्होंने सत्ता संभाली थी और 5 वर्ष इनका कार्यकाल था, लेकिन कई विवादों में फंसने के कारण बार बार ये चर्चा में भी रहते हैं। कोविड-19 के दौरान ये बिना मास्क के पार्टी अटेंड किए थे, पार्टी अपने यहाँ दिए थे, तो काफ़ी चर्चा में रहते हैं विवादों के कारण, और अंततः उन्होंने काफ़ी विवादों के कारण अपना त्यागपत्र भी दे दिया। और नए नेता का भी चुनाव, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नए नेता का चुनाव, नए प्रधानमंत्री के चुनाव होने तक इसी दल में से ही किसी को चुना जाएगा, दल के लोग चुनेंगे, तो उस नेता के चुनाव तक ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। और हाल ही फिलहाल में आपने नए प्रधानमंत्री को भी ब्रिटेन ने चुन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? ब्लैक फंगस, येलो फंगस, मंकी फंगस, चिकन पॉक्स। तो सही उत्तर है दोस्तों मंकी पॉक्स, ऑप्शन सी मंकी पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई? इस फोटो से ही आप पहचान गए होंगे कि ये शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र भी रहे हैं ये, जापान के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेल आयोजित होंगे 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 को चीन के हांगझोउ में। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 10 से 25 सितंबर 2022 को ही चीन में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण यह खेल को स्थगित कर दिया गया। अब यह चीन के हांगझोउ प्रांत में ही अगले साल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत में आयोजित होने वाले G20 के 23वें शिखर सम्मेलन के लिए किसे भारत के पूर्वकालिक शेरपा नियुक्त किया गया है? अमिताभ दास, रघुराम राजन, अमिताभ कांत या शक्तिकांत दास। सही उत्तर है दोस्तों अमिताभ कांत। G20 का जो 22वां शिखर सम्मेलन है वो नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित होने वाली है। इस साल नवंबर में इंडोनेशिया में आयोजित होगी, और जिसके पश्चात इस मीटिंग के बाद दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी, G20 की अध्यक्षता। ठीक है, और ऐसे में संबंधित देशों से शेरपा ही दूसरे भागीदारी देशों के शेरपाओं के साथ संपर्क में रहते हैं। हर देश में एक शेरपा चुना जाता है और वह अपने आप को वो एक लीडर G20 का देश का लीड करते हैं, और वो आपस में क्या मीटिंग वगैरह ये करते हैं। तो शेरपा एक देशों की शेरपाओं के संपर्क में रहते हैं और विभिन्न मुद्दों पर समन्वय बैठाने का कार्य करते हैं। तो भारत के लिए किसे शेरपा नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगला साल 2023 में जो G20 का मीटिंग होने वाला है वो भारत में ही होने वाला है। ठीक है, तो भारत अगले साल जैसे ही G20 का जो 22वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में खत्म होगा, उसके बाद नवंबर में खत्म होगा, दिसंबर से 1 वर्ष के लिए भारत इसका अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित 4 देशों के नए समूह I2U2 का सदस्य नहीं है? अब I2U2 माने I से 2 नाम है और U से 2 नाम है। तो निम्नलिखित में से आपको चुनना है कि कौन सा इस जो समूह है इसका सदस्य देश नहीं है। तो आप राष्ट्रपति के चेहरा देख के ही, राष्ट्राध्यक्ष के चेहरा देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऑप्शन है इजराइल, इंडिया, इंडोनेशिया या USA। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है। कौन से सदस्य देश है? तो I2 हो जाएगा इजराइल और इंडिया, और U2 हो जाएगा USA और UAE, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल, इंडिया, USA और UAE से मध्य पूर्व का क्वाड की संख्या भी दी जा रही है। हाल ही में किस देश ने
वर्ष 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग होने की घोषणा की है? तो यह घोषणा रूस ने की है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक बहुराष्ट्रीय परियोजना है जिसकी स्थापना पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में 1998 में की गई थी। और इसमें कौन कौन से देश सहयोग है? तो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा, रूसी एजेंसी रोसकॉस्मोस, जापान की जैक्सा और यूरोप की एसा के अतिरिक्त कनाडा की स्पेस एजेंसी भी सम्मिलित रूप से इसमें संलग्न थी इसकी स्थापना करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर के किस दौर की वार्ता भारतीय क्षेत्र चुशूल मोल्दो में संपन्न हुई है? तो यह 16वें दौर की वार्ता थी और इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है 24वीं कोर कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेनगुप्ता ने किया है, जबकि चीन दल का नेतृत्व जो है दक्षिण तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख मेजर जनरल यांग लीन ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम, और ये जो वार्ता है जो आपने याद होगा तो 2 साल पहले जो झड़प हुई थी भारत और चीन के सेनाओं के बीच, उसके बाद जो सीमा पे जो तनाव बढ़ा हुआ है आज तक, उसको कम करने के लिए ये वार्ताएं का 16वां दौर समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन द्वारा जुलाई में प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची 2022 में भारत के किन 2 स्थानों को सम्मिलित किया गया है? तो भारत के 2 स्थानों को सम्मिलित किया गया है, केरल और हैदराबाद। और अमेरिकी जो ये पत्रिका है टाइम द्वारा द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2020 के नाम से यह सूची जारी की जाती है और यह केरल को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट्स के रूप में और अहमदाबाद को हायर लर्निंग प्लेसेज के रूप में इस सूची में सम्मिलित किया गया है। कौन कौन? केरल को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट और अहमदाबाद को हायर लर्निंग स्थान के रूप में सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, केरल और अहमदाबाद। टाइम आउट इंडेक्स 2022 के आधार पर विश्व के 53 सर्वश्रेष्ठ शहरों में भारत के कौन से 2 शहर सम्मिलित है? तो भारत के 2 शहर जो ये अलग है द टाइम आउट इंडेक्स, मुंबई और दिल्ली को शामिल किया गया है। 53 शहरों की सूची में जो मुंबई का स्थान है 14वां और दिल्ली का स्थान है 26वां। और इस सूची में पहला स्थान किसका है? तो स्कॉटलैंड का एक शहर है एडिनबर्ग, इसको प्रथम सूची दी गई है बेस्ट शहर की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF द्वारा जुलाई 2022 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान सूची में कौन सा है? 130वां, 125वां, 145वां या 135वां? तो जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान 135वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में आर्थिक संकट के चलते जनता ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास को 9 जुलाई 2022 को कब्जा में ले लिया था? एक सेकंड दोस्तों, तो यह घटना है श्रीलंका का। आगे पिछले हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी की जाने वाली नवाचार सूचकांक इंडेक्स इनोवेशन इंडेक्स की कितने श्रेणियों में जारी की जाती है? तो यह 2-3 श्रेणियों में जारी की जाती है। आइए देखते हैं भारत नवाचार सूचकांक 2021 का जो रिपोर्ट है 2022 में जारी की गई है। पूरे 1 साल की रिपोर्ट इसमें रहती है। नीति आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए वर्ष 2019 से प्रत्येक वर्ष नवाचार सूचकांक जारी की जाती है। ठीक है, और इस सूचकांक के आधार पर तुलना के लिए राज्यों को 3 श्रेणियों वर्गीकृत किया गया है। पहली श्रेणी में बड़े राज्य आते हैं और इस श्रेणी में देश के बड़े 17 प्रमुख राज्य शामिल है। दूसरी श्रेणी में पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य शामिल है और इसमें के अंतर्गत 10 राज्यों को शामिल किया गया है। और तीसरी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश और छोटे छोटे राज्यों को शामिल किए रखा गया है, जिसमें 9 राज्यों को रखा गया है। तो 28 और टोटल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप जोड़िए 17 और 10 27 और 27 9 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चार्ट के माध्यम से आप देखिए भारत नवाचार सूचकांक जो बड़े राज्यों की सूची है ये है, उसके बाद पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों की सूची ये है और केंद्र शासित क्षेत्र व छोटे राज्यों की सूची ये है। 3 श्रेणियों में इसलिए बांटा जाता है कि कोई गैप ना रहे, अंतर ज़्यादा ना रहता है। ठीक है, संसाधनों का बंटवारा भी उसी तरह होता है, इसलिए इसे 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान तेलंगाना का है, प्रथम स्थान कर्नाटक का है बड़े राज्यों की श्रेणी में, जिसमें 17 राज्य शामिल है। ठीक है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना, तीसरे स्थान पर हरियाणा और बिहार। चूंकि बीपीएससी का आगामी में एग्जाम है तो मैंने बिहार को ऐड कर दिया। बिहार का इसमें स्थान है 15वां। बड़े राज्यों के टॉप 3 स्टेट है कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा और बिहार का रैंकिंग है 15वां। पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में 10 राज्यों को रखा गया है और इसमें प्रथम 3 स्थान कौन से है? तो मणिपुर, उत्तराखंड और मेघालय। और तीसरा जो
श्रेणी है? केंद्र शासित क्षेत्र और छोटे राज्य। तो इसमें किससे प्रथम स्थान दिया गया है? तो चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है इसे प्रथम स्थान दिया गया है, दिल्ली को दूसरा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को तीसरा स्थान दिया गया। तो बड़े राज्यों के 17 राज्यों के अंतर्गत पहला स्थान कर्नाटक को, पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों के अंतर्गत जो 10 राज्य है उनमें मणिपुर को प्रथम स्थान, और केंद्र शासित और छोटे राज्यों का जो 9 राज्यों का समूह है उसमें चंडीगढ़ को प्रथम स्थान दिया गया। बिहार जो बड़े राज्यों की श्रेणी में आता है और इसको 15वां रैंकिंग दी गई है। आगे का प्रश्न भी यही है, नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 के बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो कर्नाटक है। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं। और नवाचार सूचकांक 2021 में पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो अभी हमने देखा मणिपुर है, मणिपुर यहाँ नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस श्रेणी में केंद्र शासित क्षेत्र व छोटे राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है? तो चंडीगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी की गई नवाचार सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान क्या था? तो बिहार बड़े राज्यों की श्रेणी में था, उसमें 17 राज्य शामिल थे और बिहार का रैंकिंग 15वां था, काफी नीचे है, नीचे से तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित NFSA रैंकिंग इंडेक्स 2022 के सामान्य श्रेणी में कौन सा राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र प्रथम स्थान पर रहा? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो उड़ीसा जो है वह प्रथम स्थान पर रहा NFSA रैंकिंग में। NFSA रैंकिंग इंडेक्स जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। इसमें आइए समझते हैं ये NFSA रैंकिंग इंडेक्स क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को पर्याप्त खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया था, जिससे कि लोगों को अधिकार मिला था कि उन्हें पौष्टिक आहार मिले। इसके लिए यह कानून पारित किया गया था और इसके क्रियान्वयन के लिए एक रैंकिंग जारी की जाती है NFSA रैंकिंग प्रत्येक वर्ष कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस राज्य में सही तरीके से कार्य कर रहा है, और इसी रैंकिंग से यह पता चलता है। और इस रैंकिंग में जो है 5 जुलाई को जारी की गई है 2022 की रैंकिंग, और तुलना के लिए यह 2 श्रेणियों में जारी की जाती है, एक सामान्य श्रेणी के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश और एक विशेष श्रेणी के पर्वतीय राज्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश। इन 2 श्रेणियों में जारी की जाती है, जैसे पिछला रैंकिंग भी हमने देखा था, और ये रैंकिंग भी कोई तुलनात्मक दृष्टि से सभी को समान न्याय देने के लिए ये 2 श्रेणियों में जारी की जाती है। सामान्य श्रेणी के राज्य और UTS यानी केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जो प्रथम स्थान है वह उड़ीसा का है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का। ठीक है। और बिहार, आगामी BPSC के एग्जाम को देखते हुए बिहार को भी मैंने शामिल किया है, इसका 7वां स्थान है। उसी तरह विशेष श्रेणी के पर्वतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला स्थान त्रिपुरा का है, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का है, तीसरा स्थान सिक्किम का है। ठीक है। और ये है NFSA रैंकिंग। पिछला बार हमने देखा था वो नीति आयोग जारी करती है भारत नवाचार सूचकांक। भारत नवाचार सूचकांक में पहला स्थान कर्नाटक का था, बिहार का स्थान 15वां था बड़े राज्यों की श्रेणी में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। NFSA रैंकिंग इंडेक्स 2022 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को 7वां स्थान प्राप्त है। NFSA रैंकिंग इंडिया इंडेक्स 2022 में विशेष श्रेणी में कौन सा पर्वतीय राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र प्रथम स्थान पर है? तो त्रिपुरा को प्रथम स्थान दिया गया इस रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान जैव अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ये रिपोर्ट 2022 में आई है, इस रिपोर्ट का नाम है 2022, लेकिन इसकी जो आंकड़े लिए गए हैं वो 2021 से संबंधित है। तो इसलिए इसमें 2021 के दौरान जैव अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भारत के जैव अर्थव्यवस्था में यानी बायो इकोनॉमी में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 14.1% की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में देखी गई है। यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में बायोटेक सेक्टर के योगदान से संबंधित जो आंकड़े हैं यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022 के तहत जारी की गई है, और 2021 से संबंधित ऐसी ही रिपोर्ट 19 जुलाई 2022 को जारी की गई। और इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु को हम लोग देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश की जैव अर्थव्यवस्था यानी बायो इकोनॉमी का आकार 2020 में जो 70.2 अरब डॉलर था वह 2021 में बढ़कर 80 अरब डॉलर हो गया है, और इस तरह से 14.1% की वृद्धि देखी गई है। और अगला पॉइंट है, वर्ष 2025 तक इसे 150 अरब डॉलर तथा 2030 तक इंडियन बायो इकोनॉमी को 30 अरब डॉलर
किए जाने की उम्मीद इस रिपोर्ट में कही गई है। और इस रिपोर्ट में एक और आंकड़ा है कि वर्ष 2021 के दौरान जो देश में है 1028 नए स्टार्टअप स्थापित हुए हैं। ठीक है, इन आंकड़ों को आपको याद रखना है, आगे हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से याद कर लेंगे। इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 तो कौन जारी करता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ये एनएफएस से नहीं है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था का आकार, जैव अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर कितना हो जाने का आशा उम्मीद की गई है? तो अभी हमने देखा 150 अरब डॉलर, और उसी तरह 2030 तक इंडिया की बायो इकोनॉमी बढ़कर हो जाएगी 300 अरब डॉलर, और 2021 में अभी कितनी है? 80 अरब डॉलर। ठीक है, याद रखिएगा आंकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान देश में कितने नए स्टार्टअप स्थापित हुए? तो 1128। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन कितना रहने का अनुमान है? तो सही उत्तर है दोस्तों 341.63 मिलियन टन, और पिछले वर्ष की तुलना से 2020-21 की तुलना में यह 2.10% अधिक है। कितना? तो 341.63 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टाड की विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 में सर्वाधिक एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंतर प्रवाह वाला देश कौन सा है? चीन, हांगकांग, अमेरिका या सिंगापुर? यानी किस देश में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है, यानी लोग विदेशी मुद्रा का अंतर प्रवाह किस देश में सर्वाधिक होता है? अक्टाड प्रत्येक वर्ष यह रिपोर्ट जारी करती है, तो यह है अमेरिका। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट विभिन्न राष्ट्रों के विदेशी निवेश के अंतर प्रवाह और बाह्य प्रभाव से संबंधित रिपोर्ट, यह अक्टाड द्वारा जारी की जाती है। अक्टाड संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार और निवेश से संबंधित एक निकाय है जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अक्टाड की स्थापना 1964 में हुई थी, और इसका कार्य है विदेशी व्यापार और निवेश से संबंधित आंकड़े जुटाना और उसे जारी करना, और यही अक्टाड हर साल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके अंतर्गत किस देश में विदेशी निवेश का जो अंतर प्रवाह हुआ, यानी विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा किस देश में हुए, और किस देश से सबसे ज़्यादा बाह्य प्रभाव हुआ, विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा किस देश से बाहर गए, इस दोनों से संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है। तो अंतर प्रवाह में भी अमेरिका है और बाह्य प्रभाव में भी अमेरिका है। यहाँ पे आगे प्रश्न देखेंगे हम। तो अंतर प्रवाह वाले 3 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका 367 अरब डॉलर, और अंतर प्रवाह उसके देश में हुआ, एफडीआई आई। चाइना दूसरे नंबर पर, हांगकांग तीसरे नंबर पर, और इंडिया जो है 45 अरब डॉलर के साथ 7वें स्थान पर है। और बाह्य प्रवाह वाला देश कौन से हैं? तो अमेरिका इसमें भी शीर्ष पर है, जर्मनी दूसरे स्थान पर, और जापान तीसरे स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। अक्टाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई बाह्य प्रवाह वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार एफडीआई के अंतर प्रवाह में भारत का स्थान रहा, यानी भारत में कितना जो निवेश हुआ, एफडीआई आया, उसमें भारत का स्थान वर्ल्ड में कितना था? तो अभी हमने देखा 7वां स्थान था। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने वाला देश कौन सा है? ये बजट में हमने देखा था, तो इस बार इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में सर्वाधिक एफडीआई जो आया किस देश से आया? सिंगापुर। टोटल एफडीआई कितना था? 45 अरब डॉलर। या वर्ल्ड में कितना स्थान है? 7वां। और भारत में जो निवेश हुए 45 अरब डॉलर, उसमें 45 करोड़ अरब डॉलर, ये करोड़ में है, 45 अरब डॉलर। तो ये जो है 45 अरब डॉलर में सर्वाधिक किस देश से था? तो सिंगापुर से। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 28 जुलाई 2022 की विज्ञप्ति के अनुसार 2021-22 के दौरान 101 देशों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारत को प्राप्त हुआ, और जबकि 2020-21 के दौरान ऐसे देशों की संख्या 97 थी। जो 101 देशों में जो विदेशी निवेश प्राप्त हुआ उसमें सिंगापुर टॉप पर था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं भारत में निवेश करने वाले टॉप 5 कंट्री सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड।
और किस राज्य में सर्वाधिक विदेश निवेश प्राप्त हुआ भारत में? तो कर्नाटक प्रथम स्थान पे, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा शुरू के तीन याद रखने हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली। और यहाँ सिंगापुर, अमेरिका और मॉरिशस। ठीक है, अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित होगा। वर्ष 2021-22 के दौरान सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के कितने आर्द्र भूमि क्षेत्र को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? 3, 5, 6 या 7? तो भारत के 5 स्थलों को, 5 आर्द्र भूमि क्षेत्र को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। हम लोग यहाँ जान लेते हैं रामसर स्थल होते क्या है और वर्तमान स्थिति भी क्या है भारत की। नमी या दलदली भूमि वाला क्षेत्र जो वर्ष भर आंशिक या पूर्ण रूप से जल से भरा रहता है आर्द्र भूमि क्षेत्र कहलाता है। और इन्हीं आर्द्र भूमि के क्षेत्र को जब रामसर साइट जो सेलेक्ट कर लिया जाता है तो वो रामसर स्थल हो जाता है। हाल ही में भारत की 5 और आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता जुलाई 2022 को प्राप्त हो गई है। और इसके साथ ही भारत पहले 49 रामसर स्थल थे भारत में, अब यह इसकी संख्या हो गई है 54 यानी 54। और जो 5 रामसर स्थल को जुलाई में सिलेक्ट किया गया वो गुजरात के 3 स्थल है, किड़िकली पक्षी अभयारण्य, किड़िकली पक्षी अभयारण्य गुजरात, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट गुजरात, पिचवरन मैंग्रोवा गुजरात, ये तीनों गुजरात के हैं। चौथा है पाला आर्द्र भूमि मिजोरम और सांख्या सागर मध्य प्रदेश, यानी 3 गुजरात के, 1 मिजोरम के और 1 मध्य प्रदेश के। ये 5 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में सिलेक्ट किया गया। अब हम लोग देखते हैं ये रामसर स्थल होते क्या है। रामसर स्थल ऐसे होते हैं पृथ्वी के ऐसे आर्द्र भूमि क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा जिन्हें यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। समझ गए? और रामसर संधि कब हुई थी? तो रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में संपन्न हुई थी, इसलिए इसको रामसर स्थल के रूप में जाना जाता है। और यह 1975 से लागू हुआ। अब भारत ने रामसर जो संधि हुई इस पे हस्ताक्षर कब किया? तो 1 फरवरी 1982 को भारत इस संधि पर हस्ताक्षर किया। और भारत का पहला रामसर स्थल कौन चुना गया था? तो उड़ीसा का जो चिल्का झील था भारत का प्रथम रामसर स्थल था। और विश्व के 2500 से अधिक स्थलों को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया जिसमें भारत के 54 स्थल शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। अब तक भारत के कितने आर्द्र भूमि क्षेत्र को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया जा चुका है? तो 54। 49 पहले था, 5 और ऐड कर दिया गया, 54 हो गया। ठीक है, ये जो 5 ऐड किया गया है वहाँ उसकी सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शामिल किए गए भारत के रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? गुजरात के 3 रामसर स्थलों को शामिल किया गया, ये सही है। मध्य प्रदेश के 1 रामसर स्थल को शामिल किया गया इसमें, तो हाँ सही है। मिजोरम के 1 स्थल को शामिल किया गया, ये भी सही है। और अब भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 54 हो गई है, तो हाँ ये भी सही है। 49 था, 5 ऐड हो गया, 54 हो गया। उपरोक्त सभी विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत की कौन सी कृषि संगणना का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने 28 जुलाई 2022 को किया? 10वीं, 11वीं, 12वीं या 15वीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 11वीं। भारत में कृषि संगणना का कार्य प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। ऐसी पिछली 10वीं जो गणना थी वो 15-16 के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहेगी। तो एडीबी के अनुसार भारत का जो चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर है वो 7.2% रहेगी। प्रमुख वित्तीय संस्थान अपनी अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं और उसी के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी यह जारी की है जिसके अनुसार आने वाले जो अभी वर्तमान चालू वर्ष चल रहा है इसमें 7.2 रहेगी। उसी के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ के द्वारा जो जारी की गई है भारत के वृद्धि दर की अनुमान वह कितना रहेगा? तो इसके अनुसार 7.4% रहने का अनुमान है। तो एडीबी 7.2% और आईएमएफ के अनुसार भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष में 7.4% रहने का अनुमान है। आप याद रखिएगा इसको। विभिन्न देशों के व्यक्तियों की संपत्तियों का मूल्यांकन करने वाली एजेंसी हुरून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे धनी महिला है फागुनी नायर, रोशनी नडार मल्होत्रा, किरण मजुमदार शॉ या नीता अंबानी? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आप पिक्चर अगर आप पहचानते होंगे तो ये है रोशनी नडार मल्होत्रा, भारत की सबसे धनी महिला।
विभिन्न देशों के व्यक्तियों की संपत्ति का मूल्यांकन करने वाली एजेंसी हुरुन इंडिया ने लीडिंग वेल्दी वुमेन 2021 के शीर्षक से भारत की सर्वाधिक धनी 100 महिलाओं की सूची जारी की है और इसमें रोशनी नडार मल्होत्रा जो है वो प्रथम स्थान पे है। इनकी जो संपत्ति है वो 84,330 करोड़ रुपए है। दूसरे नंबर पर जो है नायका की संस्थापिका है जो है फागुनी नायर, इनका 57,000 करोड़ है संपत्ति। और रोशनी नडार HCL टेक की चेयरपर्सन है। किरण मजूमदार जो 100 है वो तीसरे नंबर पर है 29,000 करोड़ के साथ, जो कि बायोकॉन की संस्थापिका है। और नीलिमा माटो पार्टी जो DVG लैब की सह संस्थापिका है, यह चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नडार मल्होत्रा का संबंध किस कंपनी से? तो अभी हम लोगों ने देखा HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2022 में देश के वस्तुगत निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो देश के वस्तुगत निर्यात में 24.51% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, यहाँ पे पहले तिमाही के आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए, जिसमें आप देख सकते हैं 2021-22 के दौरान 95 अरब डॉलर था और अभी वर्तमान के पहले तिमाही में यह बढ़कर हो गया 118.96 अरब डॉलर, जो कि परसेंटेज में देखिएगा तो 24.51% की वृद्धि हुई है निर्यात में। और वहीं आयात जो था 126.96 अरब डॉलर था जो 21-22 के पहले तिमाही में, जो अब बढ़कर हो गया 189.76 और इसमें 49.47% की वृद्धि देखी गई है। यानी ट्रेड बैलेंस हमेशा भारत में माइनस में रहता है। अभी भी 70.80 अरब डॉलर का ट्रेड बैलेंस यानी व्यापार घाटा है, यानी हम लोग आयात ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में देश के वस्तुगत निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? आयात होगा दोस्तों, यहाँ गलती से निर्यात हो गया है, आयात। एक सेकेंड, आयात होगा यहाँ पे 49.47% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? तो विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में स्थान तीसरा है। और देश में हम लोग विद्युत मंत्रालय के जो आंकड़े हैं उसको देख लेते हैं। विद्युत मंत्रालय के आंकड़ों अनुसार विद्युत उत्पादन के मामले में भारत अमेरिका व चीन के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर है, यानी अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। देश में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता जून 2022 के अंत तक 4,03,760 मेगावाट, जिसे गीगावाट में हम कहेंगे तो 403.76 गीगावाट है। देश में वर्तमान में जो उत्पादन क्षमता कितनी है? तो लगभग 403 गीगावाट। और इसमें हम लोग कैटेगरी वाइज करके देखेंगे तो जीवाश्म ईंधन 58.5%, जीवाश्म ईंधन में केवल कोयला, पेट्रोल ये सब आ जाते हैं। जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत जो बिजली का उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, वह है 11.6%। नाभिकीय विद्युत से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वह है 1.7%। और नवीकरणीय ऊर्जा जिसमें सोलर पावर भी आता है, इसमें जो ऊर्जा का उत्पादन होता है यह है 28.3%। ठीक है, ये जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा जो है ये दोनों जो है हमारे इन्वायरमेंट के अनुकूल है। बाकी सब जो है वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाता है और ये नवीकरणीय ऊर्जा पर काफ़ी जोर भी दिया जा रहा है। तो इस आंकड़े को आप लोग याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन में या किसी भी मेंस एग्जाम के आंसर राइटिंग में आप ये आंकड़े दे सकते हैं, काफ़ी इम्पैक्टफुल हो जाएगा आपकी आंसर राइटिंग। इस आंकड़े को मैंने इसलिए ऐड किया है। जब आप आंकड़े से अपने आंसर को राइटिंग को लिखिएगा ना तो आंसर का एक अलग ही इंप्रेशन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून 2022 के अंत तक देश में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता है, देश में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता कितना है? तो 403.76 गीगावाट। हाल ही में किस भारतीय को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख नियुक्त किया गया है? सुधाकर दलेला, आशीष कुमार चौहान, राजेश भंडारिया, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को, ये जो भारतीय हैं, इनको दक्षिण सूडान में यूनाइटेड नेशन मिशन का
प्रमुख के रूप में चुनकर वहां भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप एक सूची देख सकते हैं जहाँ पे इस महीने के दौरान प्रमुख नियुक्तियों से संबंधित है। तो दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। वाईएसआर कांग्रेस के आजीवन अध्यक्ष चुन लिया गया है जगमोहन रेड्डी को, यानी जब तक ये जिंदा रहेंगे वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल जो अभी संपन्न हुआ है उसमें भारतीय दल के प्रमुख कौन चुने गए थे? राजेश भंडारी। विश्व बैंक के प्रधान अर्थशास्त्री कौन चुने गए हैं? इंदरमीत गिल। ये सब याद रखिएगा दोस्तों। भूटान में भारत के नए राजदूत सुधाकर दलेला। बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त प्रणय कुमार वर्मा। आप दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो में समझाया था कि किसी देश में राजदूत और किसी देश में उच्चायुक्त, ये क्यों कहा जाता है? तो जिन दो देशों पे ब्रिटेन जो पुराना यूनाइटेड किंगडम था उसने अधिकार कर रखा था, उस देश में अगर आप अपने राजदूत भेजते हैं तो उसे उच्चायुक्त कहा जाता है, यानी हाई कमिश्नर। और बाकी देश में राजदूत, यानी राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य जो भी हैं अगर वो आपस में राजदूत रखते हैं उसको हाई कमिश्नर कहा जाएगा। यानी भारत का ब्रिटेन में जो राजदूत होगा उसे हाई कमिश्नर कहा जाएगा, और भारत का अमेरिका में जो राजदूत होगा उसे राजदूत ही कहा जाता है। ठीक है, यही अंतर है। तो बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त है प्रणय कुमार वर्मा। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रबंधन निदेशक कौन चुने गए, यानी एनएसई के? तो आशीष कुमार चौहान। अब एक एक करके हम लोग इसको याद भी करेंगे। हाल ही में किसे बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अभी हम लोगों ने देखा श्री राजेश भंडारी। और श्री राजेश भंडारी जो है वर्तमान में भारतीय मुक्केबाजी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक का प्रधान अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इंदरमीत गिल को नियुक्त किया गया है। इस पद पर नियुक्त होने वाले श्री इंदरमीत गिल दूसरे भारतीय हैं। उनसे पहले कौन चुने गए थे? तो श्री कौशिक बसु 2012 से 16 के बीच में वह भारतीय जो पहले भारतीय थे वो विश्व बैंक का प्रधान अर्थशास्त्री नियुक्त रहे थे। और श्री गिल अमेरिका के कार्मेन एम रिनहार्ट का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भूटान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंदरमीत गिल नहीं होंगे, आशीष कुमार चौहान नहीं होंगे, राजेश भंडारी भी नहीं होंगे, सुधाकर दलेला बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल, आशीष कुमार चौहान, प्रणय कुमार वर्मा। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का नया प्रबंधन निदेशक सह सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अगर आप चार्ट देखे होंगे, इतनी बार हम लोगों ने रिपीट किया तो आपको याद हो जाएगा। आशीष कुमार चौहान को एनएसई का प्रबंध निदेशक सह सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु देश के किस पूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में एक नए लोक प्रशासन पुरस्कार की शुरुआत की गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम या रामनाथ कोविंद? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में वार्षिक पुरस्कार की स्थापना 5 जुलाई 2022 को की गई और यह लोक प्रशासन के क्षेत्र में एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया जाएगा। तो प्रशासन के क्षेत्र में अपने पूरे करियर के दौरान उपलब्धि हासिल करने वाले को यह पुरस्कार दी जाएगी, जो कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जुलाई 2022 को कौन से राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई? 65वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, 66वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार या 68वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार? अक्सर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इस बार जो पुरस्कारों की घोषणा की गई है 68वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार। वर्ष 2020 में निर्मित फिल्मों के लिए 2022 में 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 22 जुलाई 2022 को की गई, जिसके तहत निम्नलिखित पुरस्कार प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो दिया गया है वो तमिल फिल्म सुराराई पोट्टू को दिया गया है और जिसकी निर्देशक कौन है? सुधा कोंगड़ा। यह फिल्म का नाम आप याद रखिएगा दोस्तों। आने वाले 1 वर्षों तक, जब तक 69वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं पूछ देता, तब तक क्वेश्चन रिपीट होंगे। बीपीएससी में तो 2 साल पहले के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है। एक फिल्म फेयर पुरस्कार अलग है और एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अलग है, तो आप इसमें मिस मत होइएगा। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, ठीक।
तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो मिला तमिल फिल्म सोराराई पोट्टू को दिया गया। और इसी के तहत दूसरा जो था संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोराराई पोट्टू और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो हिंदी फिल्म है तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर, इसको दिया गया। और इसके डायरेक्टर कौन थे? ओम राउत। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो मराठी फिल्म सुमी को दिया गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो तुलसीदास जूनियर, मृदुल जूनियर द्वारा निर्देशित यह फिल्म थी तुलसीदास जूनियर, इसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो सच्चिदानंद के.आर, इनकी एक मलयाली फिल्म थी अयप्पम कोशियुम, इसके लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया, सच्चिदानंद के.आर। सर्वश्रेष्ठ एक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो अजय देवगन तान्हाजी में भूमिका के लिए, और सूर्या जो साउथ तमिल फिल्म के एक्टर है, सूर्या जो कि सुराराई पोट्टू तमिल फिल्म है उसके लिए सूर्या को दिया गया है। तो दो अभिनेताओं को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और वो दो एक्टर कौन कौन से हैं? तो तान्हाजी के अजय देवगन, और तमिल फिल्म जिसे राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है सुराराई पोट्टू, उसके जो एक्टर है सूर्या, उन दोनों को सम्मिलित रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस किसे दिया गया है? तो तमिल फिल्म सुराराई पोट्टू की जो एक्ट्रेस है अपर्णा बाल मुरली, उन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। तो 3 अवार्ड मिले हैं जो सुराराई पोट्टू को तमिल फिल्म है। बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड दिया गया है राहुल देशपांडे, मराठी फिल्म मी बंसतराव के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। बेस्ट फीमेल सिंगर नंजियम्मा, मलयाली फिल्म अयप्पन कोशियोम के लिए दिया गया है। और एक और अवार्ड दिया जाता है दोस्तों फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य, याद रखिएगा। इसके लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? तो मध्य प्रदेश। जो फिल्म बनाने के लिए सबसे अच्छा जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसे आप 1-2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। बाकी मैं एमसीक्यू के माध्यम से भी आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार के लिए चुना गया? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार के लिए चुना गया। तो अभी हमने देखा तमिल जो फिल्म है सुराराई पोट्टू, ठीक है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए चुना गया है? तो हिंदी फिल्म तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए चुना गया है? अजय देवगन, सूर्या, ए और बी दोनों, या अक्षय कुमार? तो ए और बी दोनों, यानी सुराराई पोट्टू के लिए सूर्या और तान्हाजी के लिए अजय देवगन, इन दोनों में अभिनय के लिए दोनों को ही संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। और उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? तो अपर्णा बाल सुंदरी, सुराराई पोट्टू की जो एक्ट्रेस है अपर्णा बाल सुंदरी, उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? बेस्ट डायरेक्टर सच्चिदानंद के.आर, सही है। बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बाल सुंदरी, सही है। बेस्ट मेल सिंगर तो राहुल देशपांडे, ये भी सही है। बेस्ट फीमेल सिंगर तो नंजियम्मा, ये भी सही है। यानी ऑप्शन ई सभी विकल्प सही है, ई। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ किस राज्य को फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य के पुरस्कार के लिए चुना गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? तो अभी हम लोग देखा मध्य प्रदेश को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला आकाशदीप सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? शेखर जोशी को, प्रतिभा राय को, ए और बी दोनों को, या चंदन पांडे को? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों को, यानी शेखर जोशी और प्रतिभा राय दोनों को दैनिक पत्रिका जो है अमर उजाला, इसके तहत प्रत्येक वर्ष दिया जाता है शब्द सम्मान पुरस्कार। उसके तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। उसमें जो प्रथम पुरस्कार है आकाशदीप सम्मान, ये काफ़ी प्रतिष्ठित है और आकाशदीप सम्मान के लिए इन दोनों को चुना गया है। और इसके अलावा जो सम्मान दिए जाते हैं अमर उजाला के तहत वो है छाप सम्मान, थाप सम्मान और भाषा बंधु सम्मान, ठीक है। आकाशदीप काफ़ी प्रचलित है, हम लोग सबकी श्रेणी देख लेते हैं। आकाशदीप सम्मान ये फेमस है। हिंदी साहित्यकार शेखर जोशी और उड़िया साहित्यकार प्रतिभा राय को यह दिया गया है। दूसरा, छाप सम्मान 3 श्रेणियों में दिया जाता है, कविता वर्ग में, कथा वर्ग में और कथेतर वर्ग में। पूनम वासन को कविता वर्ग में, कथा वर्ग में चंदन पांडे को और कथेतर वर्ग में सुधीर चंद्र को। इतना याद करने की जरूरत नहीं है आकाशदीप सम्मान याद, लेकिन अगर बाय द वे पूछ दिया तो हम लोग इसे रखेंगे। थाप सम्मान
अनुशक्ति सिंह को दिया गया, उनकी रचना थी शर्मिष्ठा के लिए, और भाषा बंधु सम्मान आशुतोष गर्ग को दिया गया है। नदिया मुराद की जो अंग्रेजी भाषा की कृति है द लास्ट गर्ल को हिंदी में अनुवाद करने के लिए इन्हें भाषा बंधु सम्मान दिया गया है आशुतोष गर्ग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर उजाला का भाषा बंधु सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो अभी हम लोग देखा आशुतोष गर्ग को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर उजाला थाप सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो अनुशक्ति सिंह को थाप सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 किसकी रचना है? तो यह जो रचना है चेतन भगत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो देशों के बीच सी गार्जियन 2 नामक नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ? भारत रूस, भारत अमेरिका, चीन पाकिस्तान या रूस पाकिस्तान? तो सही उत्तर है चीन और पाकिस्तान। हाल ही में यह नौसैनिक अभ्यास चीन के संघाई के निकट एक बंदरगाह पर संपन्न हुआ है। चीन और पाकिस्तान के बीच वॉरियर नाम से थल सैनिक अभ्यास होता है, शाहीन नाम से वायु सैनिक अभ्यास और सी गार्जियन के नाम से नौसैनिक अभ्यास होता है। तीनों अभ्यास का नाम हम लोग देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना का मिग-21 विमान कहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? बार बार ये मिग-21 जो है दुर्घटनाग्रस्त होते रहता है, इस बार भी हुआ। कहाँ पे? तो राजस्थान के बाड़मेर में। 6 से 7 जुलाई 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो कहाँ पर संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। हर घर जल प्रमाणित देश का पहला जिला कौन बन गया है? यानी जिसके हर घर में जल जो योजना है वो पूरी तरह वेरीफाइड हो चुकी है, हर घर में नल का जल जो आ गया है। तो यह कौन सा पहला जिला है देश का? तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हर घर जिला प्रमाणित देश का पहला जिला बन गया है, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 15 से 24 जुलाई 2022 के बीच कहाँ संपन्न हुआ? तो अमेरिका के ओरेगन में। अमेरिका के ओरेगन में 15 से 24 जुलाई 2022 के बीच 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। आइए देखते हैं इसके बारे में हम लोग। अमेरिका के ओरेगन में यूजीन नामक स्थान पर 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इसमें 180 देशों के 1700 से अधिक एथलीटों ने 49 स्पर्धाओं में भाग लिया। यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस और बेलारूस के एथलीट यहां भी प्रतिबंधित थे। 24 वर्षीय भारत के जो नीरज चोपड़ा है वह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय और पहले पुरुष भारतीय बन गए हैं, तथा रजत पदक जीतने वाले भी पहले भारतीय बन गए। यानी भारत के दूसरे व्यक्ति है, लेकिन पुरुष का देखा जाएगा तो पहला है, क्योंकि जो पहला जो जीती थी वह लेडीज थी, महिला थी, अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 के पेरिस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था लंबी कूद में वो। तो पुरुष पहले हैं और रजत पदक जीतने वाले भी पहले भारतीय हैं। अब भारत के दूसरे व्यक्ति है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले। 89.13 मीटर की इन्होंने भाला फेंका था। और इस चैंपियनशिप में जो पदक तालिका है वो आप देख सकते हैं। अमेरिका टोटल 33 पदक के साथ शीर्ष पर रहा, 13 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य। इथोपिया दूसरे, जमैका तीसरे। जो अमेरिकन कंट्री है ना ये एथलेटिक्स के मामले में टॉप पे रहते हैं। तो अमेरिका प्रथम 33 स्वर्ण 33 पदक, इथोपिया दूसरे 11 पदक और जमैका तीसरे नंबर पर 10 पदकों के साथ, और चीन जो था वो पांचवें स्थान पर था 6 पदकों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से है। 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 180 देशों के एथलीट्स कितने स्पर्धाओं में भाग लिए? तो हमने देखा था व्याख्या में 49 स्पर्धाओं में भाग लिए। निम्नलिखित में से किस देश या देशों के एथलीट्स पर 18वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो रूस और बेलारूस, ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के ओरेगन में संपन्न 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो अमेरिका टोटल 13 स्वर्ण 9 रजत और 11 कांस्य पदकों के साथ टॉप पर था, कुल 33 पदकों के साथ। ठीक है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में कहां पे प्रस्तावित है? तो कहां पे प्रस्तावित है? हंगरी के बुडापेस्ट में। हंगरी के बुडापेस्ट में आगामी 2023 में यह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों का 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले फ्रेड कर्ले किस देश के एथलीट है? अमेरिका के, जमाइका के, कीनिया के या ब्रिटेन के? तो यह अमेरिका के धावक है फ्रेड कर्ले। 100 मीटर की बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं का 100 मीटर का स्वर्ण पदक लगातार 5वीं बार जीतने वाली जो महिला है सैली एन फ्रेजर प्राइस, ये किस देश की महिला धावक है? तो ये भी अमेरिका के ही धावक है और लगातार 5वीं बार
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखा है और 100 मीटर के दौर में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये है सैली एंड फ्रेजर प्राइस, अमेरिका की हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन बन गए हैं? पहले भारतीय पुरुष और दूसरे भारतीय, ठीक है, याद रखिए। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में जीता था लंबी कूद में कांस्य पदक। तो कौन जीते हैं? नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? केंटो मोमोटा जापान, विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क, एंथनी सिनुका इंडोनेशिया या कुराई नराकोवा? तो विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के हैं, इन्होंने मलेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का मेल पुरुष का खिताब जीता। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस महीने में 2 बैडमिंटन टूर्नामेंट हुए, मलेशियाई ओपन और सिंगापुर ओपन। मलेशियाई ओपन की बात करें तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जापान के केंटो मोमोटा को हराकर विजेता बने, और महिलाओं में रवानोक एस्तेतनोक जो थाईलैंड की हैं, इन्होंने चीन की चेन यूफी को हराकर विजेता बनी। वहीं सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट भी इसी महीने आयोजित हुआ। इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका पुरुष एकल का खिताब जीते, और भारत की पीवी सिंधु जो है वो महिला एकल का खिताब जीतने में सफल रही। पीवी सिंधु ने चीन की ही वांग झी को हराकर सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का थाईलैंड की रवानोक एंतेनॉस ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका ने जीता। और महिला एकल का खिताब, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कि सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो भारत की पीवी सिंधु ने जीता, चीन की वांग झी को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98वां प्रश्न, 2022 के विंबलडन टेनिस का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सर्बिया के नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस, या स्पेन के राफेल नडाल, या जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरोव? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने विंबलडन जो कि लंदन में होती है ये प्रतियोगिता, उसे जीता। ग्रैंड स्लैम टेनिस में जोकोविच का यह 21वां एकल खिताब था, तथा इस मामले में जो रिकॉर्ड है वो राफेल नडाल के पास है। और रिकॉर्ड कितना है? नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। और तीसरे पायदान पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर 20, सर्बिया के नोवाक जोकोविच 21 और स्पेन के राफेल नडाल 22 टॉप पे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है आपके सर्बिया के नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच किसको हराया? तो ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को। ये भी याद रखिएगा उपविजेता कौन है, क्वेश्चन यहाँ भी पूछ देता है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसको हराकर यह प्रतियोगिता जीती? तो ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को। महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो कजाकिस्तान की एलेना रिबाकीना, और जो मिडिल ईस्ट की पहली कोई महिला है जिसने यह खिताब जीता है, कजाकिस्तान की एलेना रिबाकीना। और इसने किसको हराया? तो ट्यूनीशिया के ओंस जोबर को हराया। पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी मैथ्यू एबडेन व मैक्स पुरसेल ने। और महिला युगल का खिताब किसने जीता? तो चेक रिपब्लिक की जोड़ी है बारबोरा केजिस्कोवा और कैटरीना सिनियाकोवा। और मिश्रित युगल मिक्स डबल का खिताब किसने जीता? तो ब्रिटेन की नील स्कुप्सी और अमेरिका की देसीरा क्रेजकिक ने मिश्रित युगल का खिताब जीता। यह है आपके नोवाक जोकोविच और एलन रिविनकाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अभी हमने देखा कजाकिस्तान के एलेना रिबाकीना ने यह खिताब जीता। 100वां प्रश्न, जुलाई 2022 में संपन्न निम्नलिखित 4 फार्मूला 1 रेस और उसके विजेता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो आपको याद करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। ब्रिटिश ग्रां प्री किसने जीता? तो फेरारी के कार्लोस सेंज जूनियर ने। फेरारी के चालक है कार्लोस सेंज जूनियर। ये ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीता फार्मूला 1 रेस। ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीता? तो फेरारी के ही चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता। फ्रांसीसी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो रेडबुल के मैक्स बफस्टेन ने जीता। और हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो रेडबुल के ही मैक्स बफस्टेन ने जीता। हंगेरियन और फ्रांसीसी
रेडबुल के मैक्स वर्स्टेन ने जीता, ऑस्ट्रेलियन ग्रांपी फेरारी के चार्ल्स लेक्लेर्क ने जीता और ब्रिटिश ग्रांपी फेरारी के कार्लोस सेंज जूनियर ने जीता। ये उपरोक्त सभी सही है। एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया दोस्तों, अंतिम प्रश्न, भारत किस अफ्रीकी देश से 8 चीते लाने का एक करार किया है? सोमालिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका या नामीबिया? तो सही उत्तर है दोस्तों नामीबिया। तो आज के प्रश्न सीरीज यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।